मेरी इंडियन आर्मी से हमेशा से एक शिकायत रही है कि वो अपने जनरल्स की जो जनरलशिप है, उनकी जो ग्रेटनेस है, उसको पब्लिकली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं करते और पब्लिकली उसको पब्लिसाइज़ नहीं करते। अब जैसे कि आप ये देखेंगे, जितने भी आपके ब्रिटिश जनरल्स हैं या फिर आपके जो अमेरिकन जनरल्स हैं, पैटन, आइज़नहावर, इनफैक्ट जो जर्मन जनरल्स भी थे वर्ल्ड वॉर 2 में, रोमेल, उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया गया है। उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो ग्रेटनेस है, उसको ऊपर किताबें लिखी गई हैं, मूवीज़ बनी हैं। पर आप कितने इंडियन जनरल्स को जानते हैं? बहुत कम। हो सकता है कुछ लोग जनरल मानेकशॉ को जानते हों, पर मानेकशॉ के अलावा अगर आप पूछने जाएँगे तो 99% लोगों को एक भी जनरल का नाम नहीं पता होगा। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को तो अभी हमारे जनरल कौन है इंडियन आर्मी के, वो भी नहीं पता होगा। जिसमें कि आपकी पूरी सीरीज़ है जिन्होंने बहुत ग्रेट ग्रेट स्ट्रेटेजीज़ अपनाई हैं और बहुत ग्रेट काम किए हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि इंडियन आर्मी अपने मुंह से खुद की तारीफ़ नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो ये मेरी कोशिश है, इसलिए मैंने एक परमवीर चक्र पे एक शॉर्ट सीरीज़ बनानी शुरू करी थी और ये लॉन्ग वीडियो कुछ ऐसे जनरल्स, क्योंकि सिर्फ बंदूक लेके जाने में बहादुरी नहीं होती, वहाँ पर जो पूरा प्लान बनता है, जब आपके हाथ में हज़ारों लोगों की जान होती है, उसके अंदर जो एक स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला काम है। उसको जब एक अच्छी तरीके से किया जाता है तो वो उस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब 1971 में जो इंडिया की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें ढाका पे कब्ज़ा करने वाला जो मेन आदमी था, ढाका पे कब्ज़ा करने वाला जो मतलब मेन, जिसने पाकिस्तान को घुटने टिकाए थे, कौन थे? वो थे जनरल सगत सिंह। अब इनके ऊपर अगर आप गूगल वगैरह पे भी जाएंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस यही मिलेगा कि इन्होंने 2-3 इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स मिल जाएंगे, पर इनकी पर्सनैलिटी क्या थी? क्योंकि एक्चुअली जो रस है ना, वो इनकी पर्सनैलिटी में है। बहुत अलग टाइप के आदमी थे ये। इसलिए मैंने खोज खोज कर, किताब में पढ़ पढ़ कर, इंटरव्यूज़ देख देख कर, डॉक्यूमेंट्स खोज खोज कर इनके जो है बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट्स निकाले हैं, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ हमें पता लगे कि हाँ भी हमारी आर्मी में इतने ग्रेट जनरल्स रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो अगर मैं जनरल सगत सिंह की बात करूँ, इनिशियली ये इनरोल हुए थे बीकानेर की स्टेट फोर्सेस में। उस टाइम पे महाराजा गंगा सिंह, आज़ादी के पहले की बात है, महाराजा गंगा सिंह जो है वो बीकानेर के राजा हुआ करते थे। अब कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि राजस्थान जो है, राजस्थान के काफ़ी सारे स्टेट्स वो कभी भी अंग्रेज़ों के अंडर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ या तो अलायंस में या एक अच्छे रिलेशंस के साथ थे। और उनमें से कई जो स्टेट्स थे बड़े बड़े, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इनकी अपनी आर्मीज़ होती थी, इनफैक्ट अपनी एयरफोर्सेज होती थी। और इनमें से कईयों ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज़ों के साथ पार्टिसिपेट किया था एज इंडिपेंडेंट आर्मीज़ इन अलायंस। अब उसमें से बीकानेर की जो आर्मी थी उसको नाम था गंगा रिसाला, महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पे। कुछ लोगों को जो पता नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसमें सिर्फ एक इंडियन के हस्ताक्षर है जो कि महाराजा गंगा सिंह है। तो उस आर्मी में इनके जो पिताजी थे सगत सिंह जी के, वो एक जेसीओ थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर, और सगत सिंह जी भी उसमें इनरोल हुए। इनिशियली वो सिपाही की रैंक, उस टाइम पे सवार की रैंक होती थी जो कैमल या फिर घोड़े पे चलते थे, सिपाही की रैंक पर इनरोल हुए थे। आप हिस्ट्री से कुछ कितने एग्जाम्पल्स निकाल पाएंगे जो कि एक नॉन कमीशन ऑफिसर पे इनरोल हुए हों और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक गए हों? मैंने तो सगत सिंह जी के अलावा, जनरल सगत सिंह जी के अलावा कोई सुना नहीं है। कोई अगर सुना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो सवार की पोजीशन पे ये इनरोल हुए थे, जो कि एक नॉन कमीशन ऑफिसर होते हैं, सबसे लोएस्ट रैंक। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जूनियर कमीशन ऑफिसर बने। पर्शिया, जो आपका ईस्ट में गंगा रिसाला उस टाइम पे पोस्टेड थी, वहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। फिर कुछ जो ब्राइट जूनियर कमीशन ऑफिसर्स थे उनको ऑफिसर बनाया गया, जिसमें सगत सिंह जी का भी नाम आ गया। इसके रीजंस थे, ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। इनिशियली सगत सिंह जी की जो एजुकेशन हुई थी वो हिंदी मीडियम में भी नहीं, मारवाड़ी मीडियम में हुई थी। और उस टाइम पे जो पूरा कल्चर था वो पूरा इंग्लिश वाला कल्चर था। आज से ज़्यादा, मतलब अभी तो इंग्लिश कल्चर जो आप इंडिया में देखते हैं, उस टाइम पे तो अंग्रेज़ राज कर रहे थे, तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता था। तो सगत सिंह जो है जी, जो हैं वो पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। अपने आप को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो जो लोग कह देते हैं ना हम तो इस बैकग्राउंड से आए, फलाने बैकग्राउंड से आए, सब बेकार है, मेहनत करके हो सकता है। तो एक राजपूत राठौर फैमिली में पैदा होने के बाद गंगा रिसाला ज्वाइन करी, फिर धीरे धीरे करके ऑफिसर बने। उसके बाद भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। ये बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जितने भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, जो भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 के, अलग अलग फ्रंटियर की लड़ाइयों को बहुत डिटेल में पढ़ते थे। इनफैक्ट मेमोरी बहुत अच्छी थी, पढ़ पढ़ के चाट चाट कर उसको जो है अपने दिमाग में बसा लेते थे। जब वो पर्शिया सर्व करने गए अपनी यूनिट के साथ और पर्शिया से जब वापस आए,
तो लोगों ने पहचाना नहीं, अरे ये तो कौन लड़का गया था और ये क्या जेंटलमैन बन के वापस आया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया आज़ाद हुई, जो स्टेट फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, स्टेट फोर्सेस को इंडियन आर्मी में मर्ज किया गया, स्टेट फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे उनको इंडियन आर्मी में रैंक दी गई अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। पर एक चीज़ की गई थी कि स्टेट फोर्सेस की जो सीनियरिटी थी उसको मेंटेन नहीं किया गया। जिस सीनियरिटी पे स्टेट फोर्सेस के ऑफिसर्स आ रहे थे, मान लीजिए कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर है तो उनको इंडियन आर्मी में जब रैंक दी गई तो मेजर बना दिया गया। सगत सिंह जी के साथ भी यही हुआ। पर सगत सिंह जी क्या चुप बैठे? नहीं, उन्होंने अपनी सीनियरिटी के लिए लड़ाई करी। अब हमारा देश ऐसा है ना जहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है, पूजा जाता है। हर किसी को गरीब परिवार से बता दिया जाता है, भले ही ना भी हो। गांधी जी बहुत गरीब परिवार से आते थे, नहीं आते थे, ठीक है। तो हमारे देश में जो ये सेल्फ सेक्रीफाइस है और मैं तो दूसरे के लिए काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ, कंपनी के लिए काम करता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की जाती है। पर ये क्या हर सिचुएशन में ज़रूरी है? नहीं भाई। अगर आपका कोई हक है और आपसे छीना जा रहा है तो अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लड़ना कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। और इस चीज़ का फ़ायदा कैसे हुआ आगे चलकर, ये आपको मैं बाद में, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं आगे लिंक करूँगा। क्योंकि अगर आप अपनी तरक्की नहीं करेंगे तो आप एक छोटे एरिया में सिमट के रह जाएंगे और आपको जब एक्चुअली कुछ अच्छा करने का टाइम आएगा तो आपके पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। और इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि उन्होंने अपनी सीनियोरिटी के लिए लड़ाई करी है, इसको मैं आगे चल के रिलेट करूँगा। तो जब ये स्टेट फोर्सेस से इंडियन आर्मी में आए तो इनिशियली इनको गोरखा राइफल्स में पोस्ट किया गया। धीरे धीरे करके जब सीनियरिटी बढ़ी तो गोरखा राइफल्स कमांड भी करी। कमांड करने के टाइम पे कश्मीर में इनकी पोस्टिंग रही है। कश्मीर के बाद इनकी हिली एरियाज़ में पोस्टिंग रही है। वहाँ पर भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी कुछ ट्रायल्स दिखाने हैं या फिर जब भी कुछ कोई सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्शंस करने आ रहे हैं, तैयारी बहुत ज़ोर की करते थे कि इम्प्रेस करना है, अपनी यूनिट का नाम ऊंचा करना है, अपना नाम ऊंचा करना है। और इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो उनसे सीखनी चाहिए हमको। पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, अपने आप को एक प्रॉपर पॉलिश जेंटलमैन धीरे धीरे बना लिया था। ड्रिंक करने का बहुत शौक था, विस्की बहुत पीते थे, पर कभी भी विस्की को काम के बीच में नहीं आने दिया। रात में दबा के विस्की पियेंगे, सुबह को सबसे पहले शेव करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के सबसे पहले रेडी। और कहीं लगता ही नहीं था कि यार कल रात को इस आदमी ने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है। ये इनके अंदर खास बात थी। तो अपनी खुद की कैपेसिटी को जज किया कि मेरी जो ये आदत है या मेरा जो ये शौक़ है, क्या मेरे काम के बीच में आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है। एक कहानी बुक में देखने को मिलती है, इस बुक में जो उनकी बायोग्राफी है, कि जनरल सैम मानेकशॉ उस टाइम पर जब जनरल नहीं थे तो वो इनके शायद कोर कमांडर थे और वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे थे। तो उनको क्या पसंद है एग्जैक्टली उन्होंने स्टडी किया और उनको वही करके दिखाया। फिर उसके बाद जब और प्रमोशंस हुए, ब्रिगेड कमांड करने को दी गई तो सगत सिंह जी को पैरा ब्रिगेड, जो कि आगरा में उस टाइम पोस्टेड थी, अभी भी शायद वही है, पैरा ब्रिगेड का, पैराशूट रेजिमेंट, पैरा कमांडोज, उनका इनको कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। पूरी पैरा ब्रिगेड, उसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, इस तरीके से। अभी अगर किसी ने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कुछ रील्स वगैरह देखी हो तो पैरा वाले जो लोग जो होते हैं, दे आर वेरी प्राउड पीपल। उनको अपनी यूनिट पे, अपने एक कमांडो होने पे, अपने पैराशूट रेजिमेंट से होने पे, स्काई डाइवर होने पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। जंप करने पे अपने बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो एक नॉर्मल इन्फेंट्री ऑफिसर जब पैरा ब्रिगेड का हेड बनाया गया तो ऑब्वियसली आर्मी में एक हायरकी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है कि अपने ब्रिगेडियर की, अपने कमांडर की रिस्पेक्ट तो करी जाएगी। पर अंदर से रिस्पेक्ट आने के लिए उनको एक सिनर्जी दिखनी चाहिए कि हमारे जैसा है। 40+ की एज में सगत सिंह जी ने ट्रेनिंग करी और पैरा ट्रूपर बन गए, ताकि अपने ट्रूप्स से, अपने जो जवान हैं, अपने जेसीओज हैं, अपने ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक सिनर्जी में रहें। उस एज में एक कमिटमेंट नहीं भी करते तो कौन सा कोई कुछ कर लेता, पर एक ये अच्छे लीडर की और एक क्यूरियस आदमी की, एक खुद के डेवलपमेंट पे जो काम करना चाहता है, ऐसे आदमी की इससे पहचान होती है। फिर आया 1961, जहाँ पे जो एक्चुअल टेम्परामेंट है, एक्चुअल रंग है जनरल सगत सिंह के, वो दिखे। 1961 में पोर्चुगल, जो कि उस टाइम पे गोवा की टेरिटरी होल्ड कर रहा था, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि गोवा जो है वो 1961 तक इंडिया की टेरिटरी नहीं था, उसको पोर्चुगल जो है वो होल्ड करता था। और 1961 में इंडियन आर्मी ने मिलिट्री एक्शन के थ्रू गोवा को अपने अंडर ले लिया था। तो उसमें पैरा ब्रिगेड को भी शामिल करने की बात हुई। सगत सिंह जी तो पैरा ड्रॉप करना चाहते थे पैरा ट्रूपर्स को, पर उसकी इजाज़त नहीं मिली। तो सगत सिंह जी को कोंकण की साइड से, कोंकण मतलब महाराष्ट्र, पहाड़ों की साइड से अटैक करने के लिए बोला गया।
बाकी जो डिविजन्स हैं वो दूसरी साइड से उन्होंने कर्नाटका की साइड से जो जहाँ प्लेन्स है वहाँ से अटैक करना शुरू किया। पर अपने टैक्टिक्स की वजह से और अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से, और यहाँ पे एक कहानी और भी मिलती है कि एक उनके यूनिट कमांडर होते थे जो कि बहुत अग्रेसिव थे, तो उनकी कई बार अपने सीनियर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाती थी। उस यूनिट कमांडर की कंपिटेंस पे ट्रस्ट करके उनको पूरा चार्ज दिया और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो जब उनको एक्चुअली रिज़र्व में रहना था, पर जब बीच में कम्युनिकेशन टूट गया दोनों पार्टीज़ के बीच में, सगत सिंह जी इधर से आ रहे हैं, दूसरी पार्टी इधर से आ रही है, और ये पार्टियाँ 200-400 की नहीं, पूरी की पूरी डिविजन्स, ब्रिगेड्स आ रही हैं। ब्रिगेड में मतलब यहाँ पे हज़ारों लोगों की बात हो रही है। तो वो बिल्कुल जीतते 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 बहुत कम कैजुअलिटीज़ करते करते उन्होंने जो है पंजिम पे कब्जा कर लिया पूरे गोवा पर। दूसरी पार्टी जो कि एक्चुअली अटैक करने वाली थी और जिसके रिजर्व में सगत सिंह जी थे, सगत सिंह जी तो पहले ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो जो स्पीड थी वो एस्टॉनिशिंग थी इनकी, और जो टैक्टिक्स यूज़ करते थे वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक्स होते थे। अब वो टैक्टिक्स एक्सप्लेन करने में वो वाइट बोर्ड और पूरे एनिमेशन चाहिए होंगी और उसमें आप बोर भी हो जाओगे क्योंकि वो बहुत नर्डी स्टफ़ है। बट अगर मोटा मोटे देखें तो बहुत अनऑर्थोडॉक्स और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक्स यूज़ करते थे जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़े होते थे। और इनका जो परसेप्शन था एक अग्रेसिव नेचर के साथ, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क्स होते थे, एक छोटे 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 रिस्क्स। पर ये उनका एक लौता साइड नहीं था। इसके बाद दूसरी साइड भी आपको दिखाऊंगा जो इनकी एक इंटेलेक्चुअल सॉफ्ट साइड थी। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें लेक्चरर की पोजीशंस ली। इंटेलेक्चुअल तो थे ही, पढ़ते बहुत थे, पढ़ाया भी। फिर इनको जीओसी, जब मेजर जनरल रैंक हुई तो जीओसी इनको बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में। उस टाइम पर सिक्किम जो है वो हमारा एक प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था। सिक्किम जो अभी इंडिया का स्टेट है वो प्रॉपर इंडिया का स्टेट नहीं होता था। जैसे अभी भूटान है, भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया के प्रोटेक्शन में आता है, उसी तरीके से सिक्किम का भी उस टाइम पे स्टेटस था सिमिलर। चाइना 1962 में इंडिया के साथ एक वॉर कर चुका था जिसमें हमारी पॉलिटिकल मिस्टेक्स की वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, और उस टाइम पे हमारे इंडियन जवानों की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उसके बाद से चाइना जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गया था, बॉर्डर पे चिढ़ाना, लाउड स्पीकर बजा करके हरकतें करना, इस तरह की चीज़ें चाइना की साइड से बहुत ज़्यादा होती थी। और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया था कि चाइनीज़ जो सोल्जर है वो तो इनविंसिबल है। तो 1967 में चाइना वालों ने फिर से बहुत ज़्यादा, रेगुलर करते रहते थे पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करना शुरू करा, और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई खाली करो, जगह है ये वाली। तो दो ऑफिसर्स बैठे थे, नाथुला पे सगत सिंह जी थे और दूसरे किसी एक पास पे दूसरे ऑफिसर बैठे हुए थे। ऊपर से ऑर्डर आया कि हाँ भी आप खाली कर दो, नीचे आ जाओ। सगत सिंह जी ने बोला मैं तो नहीं करूँगा, इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ, आई विल टेक द कॉल, नहीं करूँगा खाली। लड़ाई हुई, चाइना को भरपूर जवाब दिया गया, इनफैक्ट आर्टिलरी खोल दी गई। उस टाइम पे आर्टिलरी खोलने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती थी, पर सिचुएशन को देख के आर्टिलरी खोल दी गई। चाइना को खूब इन्होंने मारा है। और जो एक वो 10 फुट का चाइनीज़ सोल्जर, 10 फुट का लिटरली 10 फुट का नहीं, पर एक परसेप्शन बन गया था कि इनविंसिबल है चाइनीज़ सोल्जर, वो इनविंसिबल को जनरल सगत सिंह ने, वो एक परसेप्शन को जनरल सगत सिंह ने तोड़ा है। इसको तोड़ने के बाद आज तक चाइना जिस तरीके की हरकतें पहले करता था उस तरह की हरकतें लिमिट में करता है। अदरवाइज़ चाइनीज़ सोल्जर्स रोज़ घुसते थे, अभी भी खैर घुसते हैं, पर उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बंदूक लेके घुस जाते थे। और जनरल सगत सिंह ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वो पास आज तक हमारे कंट्रोल में है, और जो पास छोड़ दिया गया था वो आज तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक ये, उसके बाद इनको मणिपुर में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हो रही थी। मणिपुर अगेन एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उस टाइम पे उसके सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और इस टाइप के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हो रही थी। आर्मी कमांड ने सोचा कि थोड़ा सख्त आदमी भेजते हैं, उन्होंने जनरल सगत सिंह को भेजा। अब एक सामने वाली आर्मी से डील करना और इंसर्जेंसी से डील करना, ये दोनों एक बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर आपको लोकल पॉपुलेशन से डील करना है, वहाँ रहना है, घुलना मिलना है, इंटेलिजेंस का काम करना है, अपने नेटवर्क्स बनाने हैं, वहाँ पे पूरा एक स्टैब्लिश करना है, शांति लेके आनी है। तो उसमें जनरल सैम मानेकशॉ जो थे वो भी काफ़ी हद तक उसमें गाइडेंस के रूप में इन्वॉल्व थे, और सगत सिंह जी जो थे उन्होंने लाठी और प्यार दोनों से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, जिसके लिए उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि आर्मी का एक अवार्ड होता है, वो उनको दिया गया। अब जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, फिर से इनको क्या नाम है प्रमोट किया गया, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने, और 4 कोर का इनको कमांड दी गई 1971 वॉर में। 1971 वॉर का थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। बांग्लादेश जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान होता था,
पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए जिसको वेस्ट पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया। जो पार्टी जीती थी शेख मुजीबुर रहमान की, जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थी कुछ टाइम पहले तक, शेख हसीना, उनके फादर, उनकी पार्टी जीती। पाकिस्तान की मेन गवर्नमेंट ने उनको मारने से मना कर दिया। वहाँ पे दंगे भड़क गए। फिर बंगाली लैंग्वेज को लेकर के एक वो प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने गोली चला दी, पूरे दंगे भड़क गए, पूरा प्रोटेस्ट चलने लगे और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बहुत ज़्यादा बर्बरता से दबाने की कोशिश की। लिटरली पूरी मतलब गांव के गांव मारे, रेप्स को एज अ वेपन यूज़ किया। उस टाइम पर बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो हैं वो इंडिया में आने लगे। तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल लिया कि वी विल गो टू वॉर विद पाकिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर होगी। जनरल सैम मानेकशॉ ने उस टाइम पे कहा कि मैं अभी वॉर पे नहीं जा सकता, अभी बारिशें आने वाली हैं, भाई मेरे टैंक्स फंस जाएंगे, मेरी मोबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, मैं सामान नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए मैं वॉर अभी नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस बात को समझा। उनको बोला जाता था कि वो सिर्फ अपनी सुनती हैं, पर इस बात को समझा और उन्होंने सैम मानेकशॉ से पूछा आप कब अटैक करना चाहते हैं, तो उन्होंने दिसंबर की डेट लिख दी और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको बहुत कम टाइम में बांग्लादेश जीत के दे दूंगा। तो अब ईस्टर्न कमांड के जो उस टाइम पे हमारे जनरल होते थे, कमांडर होते थे, वो थे जनरल अरोरा, सिख गए। आपने जब 1971 के अगर सरेंडर की फ़ोटो देखी होगी तो उसमें जब जो पाकिस्तानी जनरल हैं जो कि सरेंडर साइन कर रहे हैं, उनके साथ जनरल अरोरा बैठे हुए हैं, पीछे की साइड में जनरल जेकब खड़े हुए हैं और उनके साइड में लंबे से जनरल सगत सिंह खड़े हुए हैं। वो बहुत फेमस फोटोग्राफ है, आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। अब इनको 4 कोर जो होती है वो आर्मी की एक जैसे यूनिट, जो अपनी कंपनी होती है, कंपनी के ऊपर आपकी बटालियन होती है, बटालियन के ऊपर आपकी ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड के ऊपर डिवीज़न होती है, डिवीज़न के ऊपर कोर होती है। तो एक कोर के अंदर कई सारी डिविजन्स आती हैं। तो एक 4 कोर का इनको जिम्मेदारी दी गई जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग बटालियंस, यूनिट्स सब आ रही थी। तो जब जनरल सगत सिंह जो हैं, इनिशियली उन्होंने त्रिपुरा की साइड से, बांग्लादेश को इंडिया 3 साइड से घेरता है, तो इधर त्रिपुरा की साइड से उन्होंने अंदर डालना शुरू किया। कई सारी बहुत ब्लडी बैटल्स हुई, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखास, कुकरी का बड़ा यूज़ हुआ वहाँ पर। और धीरे 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 करके कुछ सेटबैक्स हमको लगे, पर धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर एयरफोर्स का जो यूज़ किया था जनरल सगत सिंह जी ने, वो आज तक एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ होता है। उनको उस टाइम पे फ्लाइंग जनरल कहा जाता था। हेलीकॉप्टर में चढ़ते थे, आगे तक देख के आते थे कि दुश्मनों की फॉर्मेशंस कहाँ हैं, फिर वापस आके उतरते थे और अपने जो लोकल कमांडर्स हैं उनको बताते थे इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ऐसे है। और इसमें रिस्क बहुत था। इसमें इतना ज़्यादा रिस्क था कि क्योंकि आप सामने वाली एनिमी के जो एयर डिफेंस है या फिर जो उनका फायर है, मशीन गन फायर है, उसके अंदर आ सकते हो, क्योंकि लो फ्लाइंग करते हुए जाते थे देखने के लिए। तो हेलीकॉप्टर में इधर से उधर, इधर से उधर। उस टाइम पे इन्होंने एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑपरेशन कर दिया, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके। कुछ लिमिटेड M17 हेलीकॉप्टर्स होते थे जो कि एक बार में 12-14 बंदे उठा सकते थे। उसको यूज़ करके हज़ारों जो सोल्जर्स थे और उनके साथ सामान, पूरा एम्यूनेशन, सब कुछ हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा दिया, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एनिमी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अरे ये भी हो सकता है। और रास्ते में जितने भी छोटे छोटे अननेसेसरी जो एनिमी ने फोर्टिफिकेशंस कर रखे थे पाकिस्तानियों ने, उनको आपसे लड़ना नहीं पड़ा, तो आपकी कैजुअलिटीज़ कम हुई और आपने जहाँ पे आपको मेन वार करना था वहाँ जा कर के वार करके उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब जो उनको गाइडलाइन दी गई थी जनरल अरोड़ा से या हायर कमांड से, देखा कि थोड़ा थोड़ा उनसे डेविएट कर रहे हैं, तो जनरल अरोड़ा को समझ आने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। मेन जो गढ़ था वो था ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। ढाका में बैठा हुआ था जनरल नियाजी, जो पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड, बांग्लादेश का हेड था। सगत सिंह जी के दिमाग में आ रहा था कि मेरे को ढाका कैप्चर करना है और इसको फाइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। जनरल अरोरा को भी समझ आने लग गया, क्योंकि उनके नेचर से तो वाकिफ़ थे और जिस तरीके के वो टैक्टिक्स ले रहे थे उनको समझ आने लग गया। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि सगत सिंह, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। आपको मेघना क्रॉस नहीं करनी है, आप मेघना के इस तरफ रहेंगे। मेघना एक बहुत बड़ी नदी है और बांग्लादेश में जाके नदियाँ जो हैं वो समुंदर में जाके मिल रही होती हैं, तो समुंदर जैसी लगने लग जाती हैं, उसका वो पार आपको दिखेगा नहीं। तो मेघना नदी के आपको इस तरफ रहना है, दूसरी तरफ ढाका पे कब्ज़ा जो है वो दूसरी यूनिट्स करेंगी। सगत सिंह जी ने उनको जवाब दिया, जग्गी उनको प्यार से बोलते थे, मैं कोर कमांडर हूँ और मुझे अपने लोकल डिसीजन लेने का अधिकार है, मैं कोई एक सीनियर ऑफिसर हूँ, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ले लूँगा और
आपको मैं जितना आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा ही दे रहा हूँ, कम नहीं दे रहा हूँ। हीटेड एक्सचेंज हुआ, फ़ोन रख दिया गया। अब इसको मैं पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ। कोर कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थे, इसलिए ये बात बोल पाए। अगर अपनी सीनियोरिटी के लिए उस टाइम पे नहीं लड़े होते तो इस लेवल तक भी नहीं पहुँचते, और एक जूनियर लेवल का ऑफिसर जो है वो इस तरह के डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो जब उनको अपना टैलेंट यूज़ करके इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने का टाइम आया, तब उनकी सीनियोरिटी जो है उसी ने काम दिया। अगर उस सीनियोरिटी के लिए नहीं लड़ते तो उनके पास इतनी पावर, इतनी ऑटोनॉमी होती ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल एक वॉर में प्ले कर पाएँ। शायद उनकी वजह से वॉर जो है वो कुछ दिन पहले एंड हो गई, अदरवाइज़ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हमारी, और ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज लगते, ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि अपने जो सुपीरियर्स थे उनके साथ सगत सिंह जी के हमेशा डिसएग्रीमेंट्स रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने सुपीरियर से बहुत, जनरल अरोड़ा या फिर आर्मी चीफ, इवन सैम मानेकशॉ से उनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी, ऐसा बुक में क्लेम किया गया है। पर कभी भी इन डिसएग्रीमेंट्स को उन्होंने अपने काम के बीच में आने नहीं दिया। इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका काम रुक रहा है या फिर जवानों की जवानों के या उनके जो ट्रूप्स हैं उनको कोई क्षति झेलनी पड़ रही है। एक यहाँ पे उनका एक बहुत सोफिस्टिकेटेड साइड में दिखाना चाहूँगा। राजपूताना राइफल्स की एक यूनिट जो थी वो कहीं पे अटैक करने वाली थी, उन्होंने अटैक किया, पर उनको जो एंटिसिपेशन था, जो सोच रहे थे कि हमको कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा, असलियत में उससे 3-4 गुने ज़्यादा लोग मिल गए, और वहाँ पे दुश्मनों को आर्टिलरी सपोर्ट भी मिल रहा था, तोपों का सपोर्ट मिल रहा था। तो वो किसी तरह अपनी पोजीशन संभाल के ट्रेंचेस में बैठे हुए थे। जो राजपूताना राइफल्स के जो सीईओ थे कर्नल साहब, उन्होंने पीछे ब्रिगेडियर साहब को मैसेज भेजा, ब्रिगेडियर कृष्णा थे शायद, उनको मैसेज भेजा कि सर मुझे या तो आप आर्टिलरी सपोर्ट दीजिए या फिर आप मुझे एयरफोर्स का सपोर्ट दिलाइए। ब्रिगेडियर साहब ने एयरफोर्स को कांटेक्ट किया, लोकल एयरफोर्स को। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ढाका पे फोकस करना है, आपको आपकी तरफ हम सॉर्टी नहीं कर सकते, आपकी तरफ हम मूव नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो जब जो लोकल सीईओ साहब हैं राजपूताना राइफल्स के, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला और उनके बंदों की कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी हो रही है, उनके बंदे मरे जा रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने सगत सिंह जी को मैसेज भिजवाया, उनको वापस ब्रिगेडियर साहब को मैसेज भिजवाया कि अगर आप मुझे ना तो आर्टिलरी सपोर्ट दे सकते हैं, ना आप मुझे एयरफोर्स का सपोर्ट दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे वापस हटने की इजाज़त दीजिए। आप मुझे अलाउ करिए कि मैं रिट्रीट कर पाऊँ, ताकि मेरे ट्रूप्स तो बचें, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, हर घंटे पे मेरे सामने एक लाश आ रही है। तो ये बात जब सगत सिंह जी को पता लगी तो वो बड़े गुस्सा हो गए, और वो बोले कि भाई बात सही है उनकी, अगर वो ना हम उनको सपोर्ट, एम्यूनेशन सपोर्ट या फिर किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं टेम्परेरीली, तो अलाउ करो, हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ, वापस आ जाओ। वो कर्नल साहब ने नहीं करा रिट्रीट, और वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्म किया, वो अलग आगे की कहानी है। पर एक उनका सोफिस्टिकेटेड साइड था कि हाँ, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम अनरीजनेबल डिमांड अपने एक ऑफिसर से कैसे कर सकते हैं कि आप वहाँ पर बंदूकों से लड़ते रहो अपने से 3 या 4 गुने सेना से बिना किसी सपोर्ट के। तो ये उनका एक सोफिस्टिकेटेड साइड है। और उनकी एक अपोजिट साइड, उनका ब्रूट साइड बताऊँ तो एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह थे, जो कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ाते थे इधर उधर ले जा करके। एक बार उनको सगत सिंह जी ने उनको बोला कि माइन फील्ड में उतारना है, मतलब इस जगह पे लैंड कराना है। चंदन सिंह जी ने बोले माइन फील्ड है, पूरे में माइंस बिछी हुई हैं, कहीं भी फट जाएगा कुछ भी। तो सगत सिंह जी ने कहा कि अरे तुम्हारे हेलीकॉप्टर में 3 ही तो पहिए होते हैं, मुझे पता है कहीं ना कहीं देख के उतार ही लोगे। कितनी बार ऐसा होता था कि हेलीकॉप्टर पे फायर आ गया और सगत सिंह जी के ऐसे छू के चली गई बुलेट, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल। उसमें बुक में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, बाकी सब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सगत सिंह जी ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है क्या करना है। तो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल सॉफ्ट साइड अपने लोगों के लिए, और एक एब्सोल्यूट ब्रूट साइड, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमको जनरल साहब में मिलता है। फाइनली मेघना नदी क्रॉस करनी थी, रातों रात बोट्स का इंतज़ाम किया, छोटी छोटी बोट्स और हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल कम कर करके बंदे ज़्यादा बिठाए गए, और हेलीकॉप्टर से रात में इधर जा रहे हैं, इधर वापस आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सामने दिखी, ले ली। एक बार मुझे एक समझदार आदमी ने एक बात बोली थी, क्रिएटिविटी इज़ नोइंग विच ऑर्डर्स नॉट टू फॉलो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहिए या एक डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है, पर सगत सिंह जी के रिस्क टेकिंग से जो हमको चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कोई एक बार रिस्क लेके जीत जाता है तुक्का है, दूसरी बार रिस्क लेके जीत जाता है तुक्का है, तीसरी बार भी तुक्का हो सकता है, पर कोई 10, 20, 25 बार रिस्क लेता है और वो रिस्क उसके सही निकलते हैं, वो तुक्का नहीं हो सकता। वो बहुत भयानक कैलकुलेशन है, वो इंट्यूशन है कि मुझे लग रहा है ठीक है आ जाएगी। इंट्यूशन क्या है?
पैटर्न रिकॉग्निशन ऑन वेरी एडवांस लेवल। आप जब पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, आपके एक्सपीरियंस की वजह से या आपकी उस फील्ड की नॉलेज की वजह से, पैटर्न देख के समझ आ जाता है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है जो नहीं हो रही है। ये कैसे आती है? जब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें इमर्स रहते हैं। सगत सिंह जी दिन रात अपनी फॉर्मेशंस, ये तो ढाका पे जब उन्होंने कब्ज़ा किया, ब्लिट्सक्रीग, जर्मन्स ने फ्रांस पे जो कब्ज़ा किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, बहुत फेमस फ्रंट है वो, उसकी तरह और जो हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरा एक क्रिएटिविटी लगा करके जो पूरा ऑपरेशन किया था, और हेलीकॉप्टर्स की बेचारों की जान निकल गई थी, बुलेट होल्स से सारे हेलीकॉप्टर्स में, और किसी तरीके से मेंटेनेंस चल चल के वो कर रहे थे। इसमें उनको ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह का भी साथ मिला, जो कि उनके अंडर आ रहे थे उस टाइम पे, एयरफोर्स में थे वैसे वो। और बाद में ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को आई थिंक महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, इस ऑपरेशन में नहीं, बाद में किसी और ऑपरेशन में। तो ये सगत सिंह जी की कहानी थी। ढाका पे कब्ज़ा हुआ, एक नया देश का निर्माण हुआ, सरेंडर किया नियाज़ी ने। नियाज़ी वॉज द पाकिस्तानी जनरल। सगत सिंह जी की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक वो राजपूत शिवलरी होती है ना, वो थी अपने अंदर। इनफैक्ट कई बार उनके सबॉर्डिनेट्स भी इस बात से चिढ़ते थे, क्योंकि जब भी वो किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को, ऑफिसर्स को पकड़ लेते थे, उनको बहुत सम्मान से ट्रीट करते थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने अपना जो बड़ी था उसको भेजा कि इनके लिए जाके शेविंग वगैरह का सामान लेके आओ और कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। जिस रैंक का ऑफिसर होता था उसको उसी तरीके से ट्रीट करते थे। अब इससे मुझे भी कसम से, अगर मैं वॉर सिचुएशन में होऊंगा और मुझे पता है कि इसने मेरे ट्रूप्स को ख़राब ट्रीट किया है, तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि भाई मैं इस आदमी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करूं। पर एक ये उनका अपना अंदाज़ था, एक वो राजपूत शिवलरी थी कि जब तक लड़ रहा था तब तक दुश्मन है, सरेंडर हो गया तो अब मेहमान है। तो इज़्ज़त से ट्रीट करते थे। और इस बात से डिसएग्रीमेंट्स भी कई बार उनको अपने सबॉर्डिनेट से झेलने को मिले थे। पर दिस वॉज जनरल सगत सिंह, एक बहुत ही विचित्र पर्सनैलिटी, बहुत ही अलग पर्सनैलिटी। और शायद मैंने काफ़ी सारे जनरल्स के ऊपर बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं। जनरल सैम मानेकशॉ जो हैं वो अपने आप में उनकी एक अलग पर्सनैलिटी थी, बहुत चार्मिंग, विटी, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते थे, पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते थे। पर अगर प्योर टैलेंट ऑफ वॉरफेयर की अगर हम बात करें, सिर्फ लड़ने की जो लड़ाई की जो व्यवस्था है, लड़ाई की जो स्ट्रैटेजीज है, उसकी अगर हम बात करें, लड़ाई की स्ट्रैटेजीज बनाने का जो प्योर टैलेंट है, प्योर टैलेंट ऑफ वॉरफेयर की बात करें, तो शायद इंडिपेंडेंट इंडिया या मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल्स, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड जनरल्स थे। और उनकी बुक, उनके ऊपर जो बायोग्राफी, वन ऑफ द बायोग्राफीज लिखी गई हैं, आई थिंक एक यही है। बाकी बुक्स में उनके बारे में चैप्टर्स हैं, पर प्रॉपर बायोग्राफी यही है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह जी ने लिखी है, अ टैलेंट फॉर वॉर, लड़ाई का टैलेंट। बायोग्राफी का नाम भी यही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके के जो इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के जो कुछ जेम्स हैं, उनको आपके सामने लेके आऊँ। अब इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता सकता था, विकीपीडिया पेज पर जाएंगे सब मिल जाएगी, पर उनकी पर्सनैलिटी जो थी और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, जितना मैं रिसर्च कर पाया उनके ऊपर। बाकी बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। विकीपीडिया पेज जो है वो छोटी मोटी चीज़ें बताएगा और इधर उधर की चीज़, छोटी मोटी चीज़ें बताएगा। अगेन आर्मी से मेरी शिकायत है कि थोड़ा और अपने लेजेंड्स को पब्लिसाइज करें, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और बढ़ चढ़ के बताएं। पर जब तक आर्मी ये नहीं करेगी, हम करेंगे। थैंक यू।